किसी ने सोचा नहीं था। स्वयं अशरफ अंसारी जी से मैंने पूछा कि आपने कभी बोले, उन्होंने मैंने तो सपने में कभी नहीं सोचा था कि मुझे विधानसभा या विधान परिषद का रास्ता दिखाया जाएगा कि हमारे क्षेत्र में घटना घटी। लोगों ने मुझे जाति के आधार पर टारगेट करना शुरू किया। तो मेरा मानना है सार और नेता को स्वच्छंद होना चाहिए। है कि यादव जाति को टारगेट करके इनकाउंटर किया जा रहा है। जबरदस्त तरीके से मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। लगातार मैं इस मुद्दे पर 2 बार मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ, 1 बार नितिन गडकरी जी से मिला हूँ। इस वक्त बन गई है और हम लोग जब इस सड़क को चौड़ी करें, जब तक करा नहीं लेंगे चांस नहीं है। क्योंकि चिंता है, क्योंकि मरने वाले लोग हमारे हैं, मेरे अपने हैं। प्रतिदिन घटनाएं घट रही है और सड़क मौत की सड़क बन गई है। टिप्पणी कर रहे थे ये शराब का समर्थन करें, ऐसा कुछ बोल रहे थे। मैंने कहा है ये बात मैंने कहा कि शराबबंदी के बाद बिहार में सूखे नशे का प्रकोप बढ़ा है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सूखे नशे के प्रकोप के कारण चोरी की घटनाएं भी बढ़ी, क्योंकि ये जो ड्रगिस्ट हैं वो पागल हो जाते हैं और वो उनके द्वारा अपराध भी किया जा रहा है। मेरी चिंता है, प्रशासन को भी और चिंतित होने की जरूरत है। स्क्रीन लगवा करके मैं सब जगह घुमा रहा हूँ कि लोग मानो। आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं, लेकिन समझना लोगों को ही होगा। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज है। इस दौरान आज नामांकन भी हो गया, लेकिन अब सबकी निगाहें चिराग पासवान के ऊपर है। चिराग पासवान ने जिस तरीके की राजनीति की है, न सिर्फ महागठबंधन बल्कि एनडीए के नेताओं को भी, खास करके बड़ी पार्टियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। कार्यकर्ताओं को टिकट देना, उसके बाद कार्यकर्ताओं में जो है वो उत्साह। हमारे साथ में ओबरा के विधायक डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी हैं। ये जो एक नई पहल की गई, कार्यकर्ताओं को जो उपलब्धि दी गई, कैसे देखते हैं? चिराग पासवान जी नमस्कार। चिराग पासवान जी हमेशा सबको चौंकाते हैं। उन्होंने जिस प्रकार एक कार्यकर्ता संजय पासवान को न सिर्फ टिकट दिया बल्कि कैबिनेट मिनिस्टर बनवाया। उन्होंने दरौली से जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ाया वो हमारे पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हुआ करते थे। उनको पता भी नहीं था कि उनको टिकट मिलने वाला है। उनको बुला करके घर से टिकट दिया गया। संगीता देवी को बलरामपुर से चुनाव लड़वाया, वो हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। कार्यकर्ताओं को उन्होंने तरजीह दिया है, इसीलिए पार्टी इतनी बड़ी हो पाई है। आज हमारा उस सदन में भी सदस्य पहुंच गए। हमारे झारखंड में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी हमारे एमएलए हैं। बिहार में हमारे 19 एमएलए हो गए। हम 5 सांसदों के साथ बिहार में मजबूत स्थिति में हैं। और चिराग जी का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, हर वर्ग, क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता हूँ तो मैंने क्षेत्र में महसूस किया है कि आप किसी वर्ग को भी जोड़ सकते हैं। आप जिधर देखेंगे लोग चिराग के नाम पर उत्साहित हैं। पिछले चुनाव में मैंने देखा कि अल्पसंख्यक समाज को मैंने जोड़ने की कोशिश की और वो मेरे साथ जुड़े। भारी भीड़ हुई थी चिराग जी के सभाओं में अल्पसंख्यक समाज का। पार्टी का हम लोगों का कार्यक्रम था बाबू सभागार में। अल्पसंख्यक समाज के लगभग 500 लोग चल के आए थे ओबरा और दाऊदनगर से, और उन्होंने इतनी बड़ी पहल की है। एनडीए से एक अल्पसंख्यक कार्यकर्ता को, एक गरीब कार्यकर्ता को किसी ने सोचा नहीं था। स्वयं अशरफ अंसारी जी से मैंने पूछा कि आपने कभी बोले, उन्होंने मैंने तो सपने में कभी नहीं सोचा था कि मुझे विधानसभा या विधान परिषद का रास्ता दिखाया जाएगा। हम ज्यादा से ज्यादा यही सोच सकते थे कि कभी कोई कमेटी वगैरह का मेंबर बनाया जा सकता है। उनको पहले प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बनाना, उसी समय उन्होंने अपने लोगों को चौंकाया, और बाद में इस तरह से विधान परिषद में उच्च सदन का सदस्य बनाना। हम चिराग जी को इस बात के लिए सल्यूट करते हैं, धन्यवाद देते हैं अपने सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, बिहार की हर जनता की ओर से, अल्पसंख्यक समुदाय के उन लोगों की ओर से जो खुद को एनडीए में हाशिए पर महसूस किया करते हैं। वैसे लोगों के लिए आपने रास्ता दिखाया है। आपने बताने की कोशिश की है कि एनडीए में रह करके भी हम एनडीए के घटक दल होने के बावजूद भी अल्पसंख्यकों की हितैषी हैं, उनके बारे में भी सोचते हैं। आपने समावेशी विकास की बात सभी पार्टियां करती हैं, आपने उसे जमीन पे उतारा है। चिराग पासवान जी की हम जितनी तारीफ करें वो कम होगा। एक सवाल होगा, एमएलसी चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है एनडीए मजबूत है, बाजी मार रही है? एनडीए मजबूत थी, एनडीए मजबूत है, एनडीए मजबूत रहेगा। कारण हम जन सरोकारों से जुड़े हुए हैं। हम लोगों के साथ राजनीति नहीं कर रहे, हम लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। हम बिहार को समृद्ध बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम देश को विकसित बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमारे पास विजन है देश के आंतरिक सुरक्षा का, देश के को बाह्य सुरक्षा दिलाने का। हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगे हुए हैं। हमारा जो विजन है जन जन तक विकास को पहुंचाना, तो अपने आप जिसके साथ जनता है वो तो मजबूत होगी ही होगी। हम राजनीति नहीं करते जातिवादी का, हम राजनीति नहीं करते धर्म का, हम राजनीति करते हैं विकास का। और खासकर हम लोजपा की अगर बात करें, लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान की बात करें, तो हमने समावेशी विकास की बात नहीं की है। हमने समावेश को, विकास को धरती पर उतारने का काम किया है। हमने अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए आवाजें उठाई हैं। पूर्व में भी आपने देखा होगा, अब हमारे पार्टी के नेता, इस पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी नहीं है,
लेकिन उन्होंने किस तरह अपने मंत्री पद को ठुकरा दिया था। 2005 में जब हम सरकार में का हिस्सा हो सकते थे, सरकार बना सकते थे, उस समय भी हम लोगों ने बिहार के लोगों की अपेक्षाओं का ख्याल रखा। पार्टी टूटी तो टूटी, लोगों ने विश्वासघात किया तो किया। लेकिन आप सोचें, मैं अभी एक नेता को बता रहा था कि कोई चिराग जी से उनके विधायक को छीन सकता है, वोटर को नहीं। अगर आप उनसे चिराग जी की पार्टी से सारे विधायक, सारे सांसदों को भी ले लेंगे तो भी उनके वोटर्स को नहीं छीन पाएंगे। तो विधायक यहाँ से जाएंगे, वापस विधायक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वोटर इंटैक्ट हो चिराग पासवान की ओर दिखता है। चिराग पासवान एक मजबूत नेता है और आज के डेट में वो बिहार का सबसे मजबूत नेता है। पूछ तो रहे हैं लोग, तमाम समर्थक कि बिहार कब आएंगे चिराग जी। चुनाव के दौरान कहते हैं कि बिहार की याद आ रही है, लेकिन उसके बाद बिहार कब आएंगे, बिहार में सेवा करेंगे। नहीं, आपको मैं बता दूं कि जनता बेवकूफ नहीं है। काशी के लोग कहाँ पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी जी कब आएंगे, क्योंकि आपने उन्हें केंद्र का मंत्री बनाया है। अब वो पूरे भारत सरकार के मंत्री, पूरे भारत का जिम्मा उस विभाग का उनके पास है। अगर वो अपने विभाग में परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्या बिहार का नाम खराब नहीं होगा? क्या है कि बिहारी अब लोग मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं ना, चेहरा तो मुख्यमंत्री का उनका दिखना चाह रहा उसके लिए भी आएंगे, उसके लिए भी समय आएगा। और जनता बनाती है मुख्यमंत्री, आप नहीं बनाते, ना हम बनाते हैं। आप परसेप्शन बना सकते हैं, आपके सोचने से कोई नहीं बनता। अगर बिहार की जनता जिस दिन ठान लेगी, बिहारी पुत्र चिराग पासवान जिसके रग रग में बिहार बसा हो, ऐसा व्यक्ति जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता ही नहीं है, बल्कि उसके उसके जेहन में यह बात होती है कि हम कैसे बिहारी का विकास करें। जिस दिन जनता चाह लेगी चिराग पासवान बिहार के हैं, बिहार आ जाएगा। है। एक सवाल होगा, अब चिराग पासवान की बात कर रहे हैं आप, एनडीए सरकार की बात करें, सम्राट चौधरी सीएम बने हैं और उसके बाद से राजनीति गर्म है। राबड़ी आवास खाली कराने को लेकर के पूरा माहौल गर्म है, कैसे देख रहे हैं आप? खाली कराना चाहिए, क्योंकि एनडीए में भी कई ऐसे हैं, चाहे जीतनराम मांझी जी हों या कई अन्य जो अभी भी आवास रखे हुए हैं। आपका क्या नजरिया है इसमें? नहीं, मेरा स्पष्ट मानना है कि हमें बिहार के समावेशी विकास के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, सड़कों के विस्तार के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए, प्रशासनिक सुधार के लिए, जन सरोकार के लिए काम करना चाहिए। हमें आवास और बॉडीगार्ड के बीच में नहीं फंसना चाहिए। विपक्ष का काम विपक्ष को करने देना चाहिए। पक्ष का काम है विपक्ष का पोषण करना, ताकि वो हमारी गलतियों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कर सके, हमें निरंकुश होने से रोक सके, हमारे द्वारा कोई बड़ी गलती न हो जाए। उसके लिए आपने देखा है, हमारे पूर्वजों ने कहा है कि गुरु वैद्य ये ऐसे होने चाहिए जो आपके आलोचक हों, जो स्पष्ट वक्ता हों। चाणक्य नीति में भी कहा गया है, आपने देखा होगा तो प्राचीन काल में हमारे ही इसी भारत में ऐसे ऐसे लोग हुआ करते, नेहरू जी जो विपक्ष का पोषण किया करते थे। उन्होंने अटल जी को जिम्मेदारी देकर के विदेश भेजा था। तो हमको लगता है कि हमारा दिल बड़ा होना चाहिए और हमको इन छोटी छोटी बातों पर नहीं क्या पड़ना लग रहा है चाहिए। इस बार मुझे सरकार मुझे नहीं मुझे मुझे नहीं मुझे लगता है कि लालू जी बड़े नेता हैं बिहार के। उन्होंने भी बिहार के लिए योगदान दिया है, उन्होंने पिछड़ों को आवाज दिया है। जिस प्रकार रामविलास पासवान जी ने गरीबों के लिए काम किया है, समाज के अंतिम पंचायत के व्यक्ति के लिए काम किया है, जिस प्रकार नीतीश जी ने काम किया, ये तीनों समकालीन लोग हैं, इनका प्रतिष्ठा रहना चाहिए। और हमको इन सब चीजों को लेकर के चर्चा तो करना ही नहीं चाहिए। ऐसी बातें चर्चा में आना भी मेरे ख्याल से दुखद है। अभी कहा जा रहा है कि बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार बनी है, तो अब खासकर जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। एआई हरा गमछा को ढूंढ लेगा और उसके बाद यादव जाति को टारगेट किया जा रहा है। आपसे भी जुड़कर आपके क्षेत्र में लोग आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? क्या माहौल उस तरीके का नहीं, बनाया मैं जा रहा है मैं या मैं जातीय राजनीति में विश्वास नहीं करता। आपने देखा होगा कि हमारे क्षेत्र में एक घटना घटी, लोगों ने मुझे जाति के आधार पर टारगेट करना शुरू किया, जबकि मैं दिन भर में अगर 100 काम करता हूं तो एक जाति विशेष के लोग होते हैं कम से कम 60, क्योंकि आबादी उनकी ज्यादा है। तो ऑब्वियसली वही मेरे पास आएंगे, हम उनसे जुड़े हुए भी हैं। हम सबको अपना परिवार के नजरिए से देते हैं। आपने देखा होगा जब हम कोई वक्तव्य देते हैं तो मेरे दिल की आवाज होती है, दिमाग की नहीं। अभी भी मैंने बगैर ये सोचे कि बड़े नेता क्या कहेंगे, मैंने स्पष्ट अपनी राय रखी है और उसमें कहीं भी मैंने कोई डर नहीं लगता प्रकाश चंद्रा को कि पार्टी लाइन को? नहीं, किस बात का डर है? मैं नौकरी करने यहाँ नहीं आया हूँ और मुझे मेरा मानना है साढ़ और नेता को स्वच्छंद होना चाहिए, स्वतंत्र मिजाज का होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर हम डर गए तो फिर हमारे लोग निडर होकर के कैसे घूम पाएंगे। हम यहाँ आए हैं बदलाव के लिए, हम यहाँ आए हैं लोगों को सुकून देने के लिए। हम जब खुद घुटन महसूस करेंगे तो हम दूसरों को क्या नया दिला पाएंगे। आपने देखा होगा कभी कभी पदाधिकारियों को इस बात की चिंता होती है कि प्रकाश जी किसी बात पर रिएक्ट कर जाते हैं। मैं उनको कहता हूँ बराबर कि मैं जनता से जुड़ा हूँ, जनता के लिए जुड़ा हूँ, मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि व्यक्ति को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आप मानव हैं और आप मानवीय मूल्यों की हत्या करके आपका राजनीति में बने रहना ही अगर एकमात्र उद्देश्य है तो उस उद्देश्य से कम है, अनुगामी नहीं। बिहार में लग रहा है कि यादव जाति को टारगेट करके इनकाउंटर किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं किया जा रहा है।
जो लोग अपराधी हैं उनका टारगेट होगा। आरोप लगा रहा है। विपक्ष का काम वही मैं कह रहा हूँ ना, कि जिस प्रकार मैंने कहा कि सत्ता पक्ष को सिर्फ विकास की बात करनी चाहिए, मैं कहता हूँ कि विपक्ष को भी अपनी भूमिका समझनी होगी। आप अपने कद को छोटा न करें। आपका काम होना चाहिए, पूरे बिहार के लोग आपके आप सिर्फ जातों की चिंता क्यों करते हैं? आप नेता प्रतिपक्ष अगर आप हैं या विपक्ष के जो भी लोग हैं, उनके लिए पूरा बिहार के लोग उनके अपने होने चाहिए। आप जातीय राजनीति कब बंद करेंगे? हमको लगता है कि जो व्यक्ति जिस आईने से देखता है समाज को या जैसा सोचता है वही उसको वो रिफ्लेक्ट कर पाता है। हमको लगता है किसी को भी जातीय आईने में किसी चीज को नहीं देखना चाहिए। आप जिस विपक्ष की बात कर रहे हैं, उन्होंने ही धनी यादव जी, तो उनके साथ टैग करके फोटो डाला गया था कि ये चिराग के लोग हैं। तो इनकाउंटर तो चिराग के लोगों का हुआ, फिर यादव कहाँ से आ गए? जब रामधनी यादव चिराग के लोग थे, एनडीए के लोग थे, तो हम तो अपने ही पार्टी के गुंडों का सफाया किया अगर वो गुंडा है तो अपराधियों की कोई जात नहीं होती। उसी प्रकार कलाम किसी जाति या धर्म के नहीं थे, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब किसी जाति धर्म के नहीं थे, भगवान बुद्ध की कोई जाति नहीं थी। तो वैसे ही हम समझते हैं कि अपराधियों की भी कोई जाति नहीं होती है। हर व्यक्ति हर चीज को जाति आने से देखना उचित नहीं है। अगर आप कहते हैं कि बिहार में क्राइम बढ़ रहा है और अगर प्रशासन उस पर सफाया कर रहा है, क्रिमिनलों का इनकाउंटर हो रहा है, तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, बल्कि आपको समर्थन करना चाहिए सरकार को। एक सवाल होगा कि आप 6 महीना हो गया विधायक बने हुए, जो वादा करके जनता के बीच आए थे, रोज घटना घट रही है NH 139 को लेकर के, और लगातार लोग मांग कर रहे हैं उसके चौड़ीकरण पर। क्या प्रयास किया जा रहा है? सिर्फ कागजी खेल है कि वाकई में नहीं, उसके लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। लगातार मैं इस मुद्दे पर 2 बार मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ, एक बार नितिन गडकरी जी से मिला हूँ, विक्रम नारायण जी भी एक बार मिल चुके हैं इसी मुद्दे पर नितिन गडकरी जी से। फिर तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री जी जो दिलीप जायसवाल जी थे, उनको मैंने चुनाव जीतने के मात्र 2 दिन बाद ज्ञापन दिया था। उन्होंने विधानसभा में घोषणा की थी कि इस सड़क का 3 फीट चौड़ीकरण के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। और उसके बाद अभी जो नए मंत्री बने इंजीनियर शैलेंद्र कुमार जी, उनसे मैं पहला दिन मिलकर के इस सड़क के बारे में उनको याद दिलाया। आज भी मैंने उनको फ़ोन किया था, वो शायद किसी बैठक में है, विभागीय बैठक में है, और उसके बाद शायद कैबिनेट की बैठक होना, ऐसा उन्होंने बताया उनके लोगों ने। मैंने आज भी उनसे टाइम मांगा है। NH 139 की चिंता मुझे बहुत सताती है। मैं लगातार प्रयासरत हूँ। जरूरत पड़ेगा इसके लिए तो हम लोग सारे विधायक एकजुट होकर के प्रयास करेंगे, और ये सभी विधायकों की चिंता है, क्योंकि मरने वाले लोग हमारे हैं, मेरे अपने हैं। प्रतिदिन घटनाएं घट रही है और सड़क मौत की सड़क बन गई है, और हम लोग जब इस सड़क को चौड़ीकरण जब तक करा नहीं लेंगे, चैन से नहीं बैठे। सवाल गैस सिलेंडर महंगाई को लेकर के भी पूछेंगे। सरकार है, लगातार महंगाई बढ़ रहा है, कैसे देख रहे हैं? महंगाई पर काम क्यों नहीं हो रहा? पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, गैस के रेट बढ़ रहे हैं, सामान के रेट बढ़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? राज पाठक जी, आप पूरे विश्व का अगर महंगाई का इंडेक्स देखेंगे तो हिंदुस्तान आज भी सुरक्षित है। विश्व के बाकी जगहों पर रेसिशन भी है, महंगाई भी है। हॉर्मुज संकट से पूरा विश्व त्रस्त है। इसका असर न सिर्फ खाड़ी के देशों पे बल्कि बाकी के एशियाई देशों पे भी पड़ा है। पेट्रोलियम का जो पाइपलाइन है, यहाँ से जो हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर के गुजरता है, ये ईरान और अमेरिका युद्ध के कारण, इजराइल युद्ध के कारण काफी गंभीर स्थिति ले चुका है। पेट्रोलियम मंत्रालय लाखों करोड़ के घाटा में, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का घाटा में है। फिर भी सरकार ने जितना कीमत बढ़ाना चाहिए उतना नहीं बढ़ाया है। महंगाई को लेकर के सरकार भी चिंतित है, आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो अभी समसामयिक परिस्थितियां उसको टाला भी नहीं जा सकता है। सरकार चाहे किसी की भी हो, इस परिस्थिति से हम सबको मिलकर के ही लड़ना पड़ेगा। इसके अलावा हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं है। सरकार आज भी इस कोशिश में है कि महंगाई को कैसे नियंत्रित रखा जाए, GDP पे इसका कोई प्रभाव न पड़े, कर्ज महंगा न हो, अभी तक इसको रोक करके रखा गया है, और काफी गंभीर स्थिति है। तो इस परिस्थिति को हम लोगों को भी समझना होगा। चुनाव जब आप लड़ रहे थे उस समय जनता के बीच में रैली निकाल करके सूखा नशा, नशा में जो युवा बर्बाद हो रहे हैं, खूब आप जिला प्रशासन को घेरने लगे। अब तो सदन पहुंच गए, अब तो बड़े जगहों पे पहुंच गए, बड़े मंच पे पहुंचे, तो उस पर क्या काम हो रहा है? बिहार के युवा नशे में ही रहेंगे या वाकई में उस पर सख्त कानून बनेगा? उस पर कुछ पहल हो रहा है? आपने बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। अभी मैंने देखा है कि कुछ लोग मेरे पे टिप्पणी कर रहे थे कि ये शराब का समर्थन करेंगे, ऐसा ऐसा कुछ बोल रहे थे। मैंने कहा है ये बात बनेगा कि शराबबंदी के बाद बिहार में सूखे नशे का प्रकोप बढ़ा है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। स्थानीय स्तर पर मैं प्रशासन को रोज ध्यान दिलाता हूँ।
कल मैंने खुद ही एक ऐसे व्यक्ति को जो ड्रग्स बेचता था पुलिस को बुला करके उसके हाथों में दिया है। हंसपुरा के बॉर्डर इलाकों में एक व्यक्ति के द्वारा लगातार इस पर काम किया जा रहा है। उस व्यक्ति को कुछ दिन पहले जेल भी भेजा गया था, पता नहीं कैसे उसे तुरंत कोर्ट से बेल भी मिल गया। दोबारा फिर मैंने प्रशासन का ध्यान उधर आकृष्ट कराया है। सूखे नशे के प्रकोप के कारण चोरी की घटनाएं भी बढ़ी, क्योंकि ये जो ड्रगिस्ट हैं वो पागल हो जाते हैं और वो उनके द्वारा अपराध भी किया जा रहा है। मेरी चिंता है, प्रशासन को भी और चिंतित होने की जरूरत है। सरकार का ध्यान भी मैं इस ओर आकृष्ट कराता हूँ और स्थानीय प्रशासन का भी ध्यान मैं आपके चैनल के माध्यम से भी आकृष्ट कराता हूँ कि हमें इस पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, नहीं तो हम अपनी पीढ़ियों को बर्बाद होने से नहीं रोक पाएंगे। जन जागरूकता की भी जरूरत है, जिसके लिए आपको मैं बता दूं कि चुनाव जीतने के बाद भी, चुनाव हारने के बाद जिस प्रकार मैंने रैली निकाला था अपनी ही सरकार के कार्यकाल में, उसी प्रकार अभी चुनाव जीतने के बाद भी मैंने जन जागरूकता रथ चलाया है, आपने देखा होगा शायद उसको। और उसमें एलईडी स्क्रीन लगवा करके मैं सब जगह घुमवा रहा हूँ कि लोग माने। आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं, लेकिन समझना लोगों को ही होगा। आप लोगों को स्लेट दे सकते हैं, पढ़ना तो लोगों को ही होगा। आप मध्याह्न भोजन, ड्रेस, पोशाक दे सकते हैं, स्कूल दे सकते हैं, लेकिन पढ़ना बच्चों को ही होगा। हम हमारे अभिभावकों को भी अपने बच्चों को सचेत रखना होगा, बुरी लत से बचाना होगा। यह सिर्फ प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। हम हर चीज के लिए प्रशासन की ओर देखते हैं। प्रशासन अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रहा है, उतना ही मेरा भी कर्तव्य है कि हम प्रशासन का सहयोग करें, अपने बच्चों को भी रोकें, समाज के लोगों को भी रोकें। सिर्फ आलोचना करने से हम बुराई को समाप्त नहीं कर पाएंगे। हम बरसों से रावण को जला रहे हैं हर दशहरा में, लेकिन हर घर में के आसपास के भी रावण पैदा हो जा रहे हैं। हमें लोगों का चारित्रिक दुर्बलता का जो लोग शिकार हैं उनको बाहर निकालना होगा। जातीय मानसिकता, घृणित जातीय मानसिकता के जो शिकार हैं उनको बाहर निकालना होगा। लोगों को सदाचार की सीख देना होगा, अच्छे बुरे का पहचान कराना होगा, समाज के माहौल को स्वस्थ रखना होगा ताकि लोग बुरे, आप सोचिए कि बेचने वाले कौन हैं, हमारे समाज के लोग हैं, पीने वाले भी हमारे समाज के लोग हैं। हम बगल वाले पर नजर नहीं रख पा रहे हैं और हम चाहते हैं कि 10 किलोमीटर दूर जो पुलिस स्टेशन है वो नजर रख पाए। हम पुलिस को सही इनपुट नहीं दे पाते हैं। अगर कहीं पुलिस के गठजोड़ से इस तरह का कुछ हो रहा हो तो जनता हमको बताए, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। हम उनके खिलाफ भी कदम चढ़ाने से नहीं रुकेंगे, हम उनके खिलाफ भी आंदोलन करने से नहीं रुकेंगे। इस स्वभाव को प्रशासन भी जानते हैं कि अगर हमको जरूरत पड़ा तो अपने ही प्रशासन के लोगों के खिलाफ हमें बगावत करने में जरा भी भय नहीं लगेगा। एक आखिरी सवाल, जनता की आवास में बैठे हैं, जनता के नाम इस आवास को आपने सुपुर्द किया था, इतने समय हो गए, अच्छा लग रहा है या एक बोझ बढ़ गया है आपको? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए अभी भी लोग हमारे क्षेत्र से आए हैं, आप कैमरा घुमा के देख लीजिए, और शाम होते होते लोग भर जाएंगे। एक आदमी उधर भी बैठे हुए हैं आकर के, सब लोगों को भोजन कराते हैं तो लगता है कि मेरा घर मंदिर हो गया। और जब ये लोग आकर के ठहरते हैं, यहाँ के एसी का आनंद लेते हैं, तो अंदर से बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि जिस काम के लिए हम आए थे उसी काम को हम आज भी कर रहे हैं। कल भी समाज सेवा करते थे, आज भी करते हैं। कल भी राजनीति नहीं करते थे, आज भी नहीं करते हैं। कल भी घृणित जातीयता नहीं करते थे। तो घृणित जातीयता वो लोग करते हैं जिनकी पूंजी सिर्फ जाति ही है। अगर उस जाति के उनके नाम को हटा दें तो उनकी पहचान मिट जाएगी। तो ऐसे लोग जाति प्रथा को जिंदा रखना चाहते हैं। और आज भी, पहले राहत सामग्री मेरा जाता था अमूमन महीने में 10-20 घरों में, आज हमारा महीने में 60-70 घरों में जाता है। वो हम अपने पॉकेट के पैसे से करते हैं। सामग्री चाहे जितना हो, तो भले ही ऊँट के मुंह में जीरा ही क्यों ना हो, लेकिन इतना भी जो हम करते हैं हृदय से, बाकी कोई नहीं करता। आलोचना करने वाले भी नहीं करते, आलोचना भले कर लेते हैं आराम से। लोगों को जब हम रक्तदान कराते हैं तो उसके लिए हम किट उपलब्ध कराते हैं। जो रक्तदाता हैं उनके लिए नारियल पानी और रसगुल्ला की व्यवस्था करते हैं। हमारे टीम के लोग वहाँ खड़े रहते हैं, लोग श्रमदान करते हैं, रक्तदान करते हैं। यही समाज सेवा है और इसमें सुकून मिलता है, ये हम करते रहेंगे। धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ में ओबरा के विधायक डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी थे। NS 139 को लेकर के जो गंभीर मुद्दा बना हुआ है, शहर भर में इसे लेकर के प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग धरना पर बैठ रहे हैं इसके चौड़ीकरण को लेकर, अपराध को लेकर के हमने इनसे चर्चा की और साथ में बिहार की जो राजनीति है, चिराग पासवान के जो आगे के प्लान है उस पर भी उन्होंने खुलकर अपनी बात कही है। लगातार बने रहिए, देखते रहिए।